Welcome students on Young Minds Academy, and this is Ashish Tiwari, computer teacher, and today's lecture 4 on topic conditional control statements. In previous 3 lectures we have done the if-else statement and the different type of if-else statements, and the previous lecture we have discussed the switch statement. Now today I am going to discuss some more topic based on switch case statements. So which are, in today's class I am going to discuss nested switch statement, fall through switch statements and switch control statement versus if else statement. तो आज की जो क्लास है उसमें बेसिकली जो मेन टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है दैट इज द नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट आपको बताया जा चुका है, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट एंड देन फॉल थ्रू स्विच स्टेटमेंट. मैंने एक केस बताया था कि कब फॉल थ्रू केस बन जाता है, एंड स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं या उनके बीच में क्या कंपैरिजन है या कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट का. सो लेट्स स्टार्ट. नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट. Nested switch statement. So what is nested switch statement? We can use switch statement inside another switch statement. Nested एक प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर. ये आपको इफ एल्स में भी मिलता है, स्विच केस में भी अप्लाई होगा, और अभी आगे हम जब लूप पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका यूज़ है. और नेस्टेड स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ख़ास करके जब आप लूप में देखेंगे तो वहाँ पे जो पैटर्न प्रिंटिंग होगी उसके लिए हम लोग नेस्टेड स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो सिमिलरली नेस्टेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्टेटमेंट. तो अगर हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो a switch statement inside another switch statement is called nested switch statement. So important point about this nested switch statement is the inner switch statement must be part of any case of outer switch statement. इसका मतलब है कि क्या, जो इनर स्विच स्टेटमेंट है वो आउटर स्विच स्टेटमेंट के किसी केस का पार्ट होना चाहिए. इसका मतलब क्या, जब आउटर स्विच स्टेटमेंट में जो स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसको जब पर्टिकुलर किसी केस से मैच करेगा, आउटर स्विच के किसी केस से मैच करेगा, तब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ जाएगा, उस पर्टिकुलर केस में. जब उस पर्टिकुलर केस के अंदर जाएगा तो वहाँ पे अभी तक जनरली हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग किया उसमें या तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किए हैं या तो हमने कैलकुलेशन किया था, जब मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था कैलकुलेटर वाला. अब वहाँ पे प्रोग्राम स्टेटमेंट, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट्स या फिर कैलकुलेशन की बजाय उस जगह पे फिर से एक स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा नेस्टेड फॉर्म. बट अब आपका जो इनर स्विच स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी वहाँ तक कंट्रोल पहुँच पाए, इसके लिए क्या होना चाहिए, इनर स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द एनी केस ऑफ आउटर स्विच स्टेटमेंट. एंड वो पर्टिकुलर केस जो होना चाहिए, जिस केस का पार्ट है वो, अगर वो केस जो है आपका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए एक्सप्रेशन की वैल्यू से, तभी हमारा इनर स्विच स्टेटमेंट तक प्रोग्राम कंट्रोल पहुंचेगा. यू कैन नॉट राइट इनर स्विच स्टेटमेंट आउटसाइड द केस. केस के बाहर नहीं लिख सकते आप, किसी न किसी केस का पार्ट होगा, स्विच के बाद केस आता है, केस का पार्ट होगा सिंपली. एंड यू कैन यूज इनर स्विच स्टेटमेंट इन डिफॉल्ट केस ऑफ आउटर स्विच स्टेटमेंट. इनर और आउटर दो स्विच स्टेटमेंट यूज हो रहा है, दो टर्म यूज हो रहे हैं यहाँ पे. इनर स्विच केस का मतलब क्या हो गया, जो स्विच इनसाइड जो स्विच स्टेटमेंट्स है, लाइक मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बता दूं, जैसे यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट है वेरिएबल, फिर यहाँ पे केस, सपोज केस 1, और फिर इस केस के अंदर फिर से एक स्विच स्टेटमेंट यूज हो रहा है, और इसका अपना केस होगा, और इसके केस के अंदर जो भी वैल्यू, ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज, एंड देन यहाँ पे ये स्विच स्टेटमेंट. क्लियर. अब यहाँ पे क्या केस, ये आउटर स्विच स्टेटमेंट है, दिस वन इज कॉल्ड
आउटर स्विच, और ये वाला जो स्विच है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर स्विच बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इनर स्विच। ठीक, तो इसी बात हो रही है कि यू कैन यूज इनर स्विच स्टेटमेंट, मीन्स ये वाला जो स्विच स्टेटमेंट है, इन डिफॉल्ट केस ऑफ आउटर स्विच स्टेटमेंट। अभी स्विच के अंदर मैंने केवल एक ही केस को मेंशन किया है, इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं, और आउटर स्विच स्टेटमेंट का अपना डिफॉल्ट जो होगा उसके अंदर हम इस स्विच स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सो वी कैन यूज द inner switch statement inside the default statement of the outer switch statement. Now syntax for switch statement, nested switch statement का जो syntax है वो क्या होता है, the syntax for nested switch statement is, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या होगा, आउटर स्विच है। ठीक, आउटर स्विच होगा आपका ये, दिस वन इज आउटर स्विच, आउटर स्विच। सबसे पहले जो वैल्यू होगी, वैल्यू 1, जो भी वेरिएबल हमने लिया होगा उसकी वैल्यू किससे मैच करेगा, यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले सकते हैं, दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल, अलग अलग टाइप के केस के अकॉर्डिंग। तो जो भी हमारा वेरिएबल हमने लिया होगा, एक्सटर्नल वेरिएबल, उसकी वैल्यू किससे होगी, आउटर स्विच के जो एक्सप्रेशन यानी आउटर स्विच के जो वैल्यू है उससे कंपेयर होगा। ठीक है, उसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग लिया गया होता, वैल्यू 1 इज इक्वल टू, सपोज करिए आपने ले लिया 1। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू 1, इसका स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब ये मैच कराया जाएगा पर्टिकुलर केस नंबर से। ठीक है, केस की वैल्यू से मैच होगा, स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू, आउटर स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू आउटर स्विच के केस की वैल्यू से मैच होगा, कंपेयर होगा। यहाँ पे अगर इक्वल होता है तो क्या होगा, अगर केस 1 से के इक्वल होता है यानी केस 1 से ये मैच करता है यानी उसकी इक्वालिटी टेस्ट को क्वालिफाई करता है, देन फिर आपका केस 1 के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, देन यहाँ पे फिर से इसके अंदर जो है केस 1 के अंदर ही हमने एक और स्विच स्टेटमेंट यूज कर लिया, यहाँ पे स्विच, फिर यहाँ पे वैल्यू 2। अब वैल्यू 2 क्या होगा, जो भी वैल्यू 2 हमने वेरिएबल लिया होगा, दैट इज सपोज मान लीजिए यहाँ पे फिर से ले लिया गया 1। ठीक, वैल्यू 2 भी अगर 1 है तो ये केस वैल्यू 2 में क्या हो जाएगा 1, और फिर इनर स्विच का जो केस वैल्यू है उससे यहाँ पे कंपेयर होगा एंड टेस्ट फॉर इक्वलिटी होगा यहाँ पे। और अगर ये वैल्यू 2 का जो वैल्यू है वो केस इनर स्विच के केस वैल्यू से, पर्टिकुलर केस वैल्यू से मैच करता है, तो उस केस के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर यहाँ पे ब्रेक यूज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो आउटर स्विच का ब्रेक यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनर स्विच स्टेटमेंट के कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम आउटर स्विच के फर्स्ट वाले केस का के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक, अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर लिया होता तो क्या होता, फिर ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होता, इनर स्विच जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा इनर स्विच स्टेटमेंट के बाद लिखेंगे। इनर स्विच स्टेटमेंट कहाँ प्लेस होता है, ये प्लेस होता है आउटर स्विच स्टेटमेंट के किसी केस वैल्यू के अंदर, किसी केस के अंदर, और जिस केस के अंदर रखा रहेगा उस केस से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। बट ब्रेक का यूज हमें ध्यान देना है कि जो आउटर स्विच के पर्टिकुलर केस के अंदर जो इनर स्विच स्टेटमेंट लिखा जाएगा उस स्विच स्टेटमेंट के लिखने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट पहले लिख देंगे तो यहाँ पे सपोज स्टेटमेंट्स के बाद हम यहीं पे ब्रेक अगर यूज कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक हो जाता, और ब्रेक होने के बाद हमारा कंट्रोल क्या आ जाता, आउटर स्विच के बाहर आ जाता, और आउटर स्विच के बाहर आता तो जो ये इनर स्विच है आपका ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो ब्रेक स्टेटमेंट पे आपको बहुत ध्यान से यूज करना है, कहाँ यूज करना है इसके लिए आपको पहले उसको सोचना पड़ेगा कि यहाँ यूज करने से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोग्राम के फ्लो या कंट्रोल फ्लो पे। तो यहाँ पे आपका अगर आप ध्यान रखना है कि इनर स्विच स्टेटमेंट लिखने के बाद ही हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, देन स्विच स्टेटमेंट का जो सिंपल हमारा मेथड होता है क्या, स्विच स्टेटमेंट
स्विच में वेरिएबल वैल्यू होगा, देन यहाँ पे करली ब्रेसेस केस 1 केस 2 देन डिफॉल्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे ये सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा स्विच स्टेटमेंट का। अब हमें नेस्टेड स्विच बनाना है, तो ये स्विच स्टेटमेंट के जो केस हैं, इन केसेस में से किसी भी केस के अंदर या सभी केस के अंदर हम लोग फिर से स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच फिर से वैल्यू हमने दे दिया, सपोज ए वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर फिर यहाँ पे केसेस हो जाएंगे, इसी को हम बोलेंगे आपका इनर स्विच स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। अब एक प्रोग्राम से समझते हैं कैसे वर्क करता है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। द प्रोग्राम इज ऑन स्क्रीन इज, यहाँ पे एक क्लास लिया, एग्जाम्पल क्लास है, देन मेन फंक्शन, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, आई इंटीजर टाइप का whose initial value is 0 and another variable j of integer type whose initial value is 1। ठीक है, i की वैल्यू क्या है 0 और j की वैल्यू क्या है 1 है इनिशियल। नाउ स्विच स्टेटमेंट यूज किया गया। स्विच के अंदर हमने जो आउटर स्विच है उसके अंदर जो वैल्यू पास किया है उसके एक्सप्रेशन को क्या किया i, यानी i की वैल्यू क्या होगा वो स्विच आउटर स्विच को मिलेगा। i की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे i की जो स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आउटर स्विच के केसेस से कंपेयर होगा। फर्स्ट वाला केस क्या है 0 और i की वैल्यू भी 0 है, तो ये फर्स्ट वाला केस क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट वाला केस मैच करेगा वैसे ही आपका ये जैसे ही फर्स्ट वाला केस मैच करेगा वैसे हमारा क्या होगा प्रोग्राम, ये वाला केस मैच होने के बाद इस केस के अंदर आ जाएगा कंट्रोल। अब इस केस के अंदर जब कंट्रोल आएगा तो वहां पे सिंपली स्टेटमेंट की जगह पे फिर से एक स्विच स्टेटमेंट मिला और इसी को हम बोलेंगे ये इनर स्विच स्टेटमेंट है। ये आपका आउटर हो गया, आउटर स्विच, एंड दिस वन इज इनर स्विच। अब इनर स्विच के पास आएगा, इनर स्विच में जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल दिया गया वो क्या है जे। इसका मतलब है जे की वैल्यू क्या हो जाएगा इनर स्विच को मिलेगा। अब जे की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ से केस इनर स्विच के केसेस लिखे जा रहे हैं। केस 0 इस पे प्रिंट करना है i is 0 एंड j is 0। ठीक, केस 0 तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 थी तभी हम इनर स्विच में आए थे। ठीक है, तो i की वैल्यू अगर 0 ना होता तो इनर स्विच स्टेटमेंट के पास कंट्रोल आता ही ना। ठीक, तो i की वैल्यू 0 है, बट j आपका अगर इनर स्विच के पहले वाले केस यानी केस 0 से मैच कर जाता अगर हमारा j की वैल्यू, तो ये क्या होता j की वैल्यू भी 0 होती, तो प्रिंट होता i 0 एंड j 0 और यहाँ से ब्रेक हो जाता। बट यहाँ पे पहला वाला केस मैच नहीं करेगा क्योंकि j की वैल्यू क्या है 1। नाउ केस 1 इनर, अभी ये इनर स्विच ही चल रहा है, इनर स्विच का केस 1 यहाँ पे केस 1 से मैच करेगा क्योंकि j की वैल्यू क्या थी, j की वैल्यू 1 थी। ठीक, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, अब प्रिंट क्या करेगा i इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब i इज इक्वल टू 0 था तभी हम इनर स्विच में आए थे और इनर स्विच में फिर आपका j इज इक्वल टू 1 हुआ और j इज इक्वल टू 1 पे हमने केस 1 एग्जीक्यूट होगा एंड केस 1 इस जगह पे क्या प्रिंट करेगा i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 1 और प्रिंट होने के बाद फिर आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही मिलेगा ये जो कंट्रोल है वो इनर स्विच से बाहर होगा, पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर नहीं आएगा, इनर स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और अगर वो केस 1 भी मैच ना करता तब उस केस में डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता और केस 1 से बाहर आने के बाद जैसे ही आउटर स्विच के का अगला स्टेटमेंट जो क्या है सीधे आउटर केस स्विच का क्या मिलेगा ब्रेक मिलेगा। तो आउटर स्विच के फर्स्ट वाला ही केस मैच कर गया था, यहाँ पे क्या हुआ था आउटर स्विच का फर्स्ट वाला 0 वाला केस ही मैच कर गया था, तो 0 वाले केस के अंदर जो स्विच स्टेटमेंट था उसका सेकेंड केस मैच हुआ था केस 1। ठीक, और उस केस में फिर आपका इनर स्विच प्रिंट एग्जीक्यूट होने के बाद आउटर स्विच का जो केस 1 है उसका ब्रेक मिलेगा। और ब्रेक हमने अभी आपको पहले भी बताया था कि ब्रेक को हम लोग इनर स्विच स्टेटमेंट के जस्ट बाद लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे, अदरवाइज फिर हमारा इनर स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इनर आउटर स्विच स्टेटमेंट का केस 0 आपका जो है वो इक्वालिटी टेस्ट में पास हुआ तो देन आपका इनर स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। इनर स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आउटर जो स्विच था उससे बाहर आ जाएंगे और पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि स्विच का क्या खासियत क्या है, स्विच की कोई भी केस अगर मैच कर जाता है उसके बाद बाकी के केसेस को
वो टेस्ट नहीं करते, ना ही डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोग्राम वर्क करेगा। और फाइनली बाहर आने के बाद जो प्रिंट होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर ये प्रिंट हो रहा है नो मैचिंग केस फाउंड। तो ये है आउटर क्विज का आउटर स्विच का डिफ़ॉल्ट, और ये वाला डिफ़ॉल्ट आपका इनर स्विच का डिफ़ॉल्ट था। क्लियर? ये आपका पूरा प्रोग्राम था। नाउ दूसरा एक प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए, कि स्विच केस स्टेटमेंट को, नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट को। यहाँ पे एक नेस्टेड स्विच नाम से हमने क्लास का नेम ही रख लिया है। नाउ यहाँ पे आपका मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे वेरिएबल लिया गया, 2 वेरिएबल्स आर टेकन, वन एक ईयर वेरिएबल है और एक आपका मार्क्स। ठीक, ईयर वेरिएबल एंड मार्क्स। अब यहाँ पे स्विच के अंदर ईयर वेरिएबल को पास किया गया एज अ एक्सप्रेशन। अब ईयर की वैल्यू क्या है 3। आउटर स्विच का केस 1 मैच नहीं करेगा क्योंकि ईयर की वैल्यू 3 है और केस के फर्स्ट वाले केस की वैल्यू क्या है 1। तो ये वाला आपका इग्नोर हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। देन फिर आपका आउटर स्विच के केस 2 पे आएगा। केस 2 भी आपका क्या है, ईयर की वैल्यू क्या है 3 है और केस 2 भी मैच नहीं करेगा और ये वाला भी स्टेटमेंट आपका इग्नोर हो जाएगा। देन फिर आपका आउटर स्विच के केस 3 पे जब पहुंचेगा हमारा कंट्रोल, तो केस 3 की वैल्यू क्या है 3 है और जो हमारा ईयर की वैल्यू था वो भी क्या था 3 था। तो जो स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू थी वो केस 3 के वैल्यू से मैच कर रहा है, यानी इक्वल है। और केस 3 के वैल्यू की इक्वल है, इसका मतलब कि केस 3 के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अब केस 3 के अंदर क्या लिखा है, स्विच मार्क, एक और स्विच स्टेटमेंट यूज किया गया है। इसको क्या है, ये आपका, ये हमारा इनर स्विच है। दिस वन इज इनर स्विच। अब इनर स्विच में मार्क्स वेरिएबल है और मार्क्स की वैल्यू कितना ले रखा है हमने, मार्क्स इज इक्वल टू 80। मार्क्स वेरिएबल की क्या वैल्यू है 80 है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस की वैल्यू क्या है 50 है। तो इनर स्विच के फर्स्ट वाले केस से मैच नहीं करेगा, ठीक, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमारा कंट्रोल आएगा इनर स्विच के सेकेंड केस पे और सेकेंड केस की वैल्यू क्या है 80 और मार्क्स की वैल्यू भी क्या थी 80। तो ये वाला केस आपका मैच कर जाएगा। मैच करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा कांग्रेट्स एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, और ये प्रिंट होने के बाद फिर आपका आउटर स्विच का जो थर्ड वाला केस था उसका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल हमारा आउटर स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में बेसिकली करना क्या था कि अगर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो अगर ईयर फर्स्ट है या सेकेंड है तो उस केस में नो स्कॉलरशिप प्रिंट करके आए। बट इन केस ऑफ अगर स्टूडेंट का ईयर थर्ड है तो थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप मिलेगा, या सेकेंड ईयर के लिए भी स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है। थर्ड ईयर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगा बट उसके किस कंडीशन पे, जब मार्क्स उसका क्या हो 80 हो, यानी 80% मार्क्स हो। तो अगर मार्क्स की वैल्यू 50 है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। थर्ड ईयर स्टूडेंट एलिजिबल हैं अभी, लेकिन कब, जब उनका मार्क्स 80 हो। तो जैसे ही सेकेंड केस हमने टेस्ट के लिया 80 के लिए, 80% के लिए, जैसे ही किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 80% से मैच करेगा तो उसके लिए लिख के आएगा कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। नाउ अब यहाँ पे आपका केस ये मैच कर रहा है 80 वाला, तो पहले क्या टेस्ट होगा कि स्टूडेंट का ईयर नंबर चेक होगा, टेस्ट होगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर आ रहा है तो नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। बट अगर थर्ड ईयर है तो देन फिर अगेन चेक क्या होगा कि मार्क्स कितना है। मार्क्स अगर 80% है तभी स्कॉलरशिप मिलेगा, बाकी के लिए नहीं मिलेगा। अब इसकी लिमिटेशन यही है कि हमने मार्क्स को क्या किया, एक 50 मार्क्स के लिए चेक कर लिया 50% के लिए और एक 80 के लिए। अगर हमें डिफरेंट मार्क्स के लिए चेक करना है या रेंज ऑफ मार्क्स के लिए चेक करना है तो फिर उस केस पे हमारा स्विच स्टेटमेंट वर्क नहीं करता, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मैच करने के बाद ही वर्क करना है। तो ऐसे केसेस में सिंपली इफ एल्स कंडीशन जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट ज़्यादा आपका यूटिलाइज हो सकता है। ठीक, नाउ फॉल थ्रू स्टेट स्विच स्टेटमेंट।
नेक्स्ट इज फॉल थ्रू स्विच स्टेटमेंट। फॉल थ्रू प्रोग्राम के बारे में मैंने अभी कई बार आपको जब ब्रेक में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने कई बार फॉल थ्रू वर्ड यूज़ किया है। तो अभी समझते कि फॉल थ्रू स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। मैंने बताया था कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट में किसी केस के अंदर जब आप ब्रेक नहीं यूज़ करते हैं, जब हम ब्रेक नहीं यूज़ करते तो उस केस में क्या होता है, ब्रेक ना यूज करने से आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो पर्टिकुलर केस जो मैच होता है वो तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता ही करता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है बाकी के जो सब्सिक्वेंट केसेस है उसको भी क्या करता है वो एग्जीक्यूट कर देता है, अगर बाकी के सब्सिक्वेंट जो केसेस है उसमें भी ब्रेक ना लगा है तो उस ऐसे जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होते हैं या इस तरीके के जो केसेस बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। कभी कभी ये बाय मिस्टेक हो जाता है यूजर से कि ब्रेक नहीं लगाया और हम प्रोग्राम का जो हमारा रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। कभी कभी एज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक या एज अ लॉजिक हमें फॉल थ्रू स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है या फॉल थ्रू प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट्स के से बहुत फर्क पड़ता है आपके इसके ऊपर, पूरी प्रोग्रामिंग के ऊपर। Each break statement terminates the enclosing switch statement control flow continues with the first statement following with switch block। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, टर्मिनेट द इनक्लोजिंग स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, क्या करता है टर्मिनेट कर देता है स्विच आपके कंट्रोल को। कंट्रोल फ्लो कंटिन्यू विद द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्विच ब्लॉक। तो स्विच ब्लॉक के बाद क्या होता है, फर्स्ट केस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करता है और जब ब्रेक मिलता है तो वहां से बाहर हो जाता है। द ब्रेक स्टेटमेंट आर नेसेसरी बिकॉज विदाउट देम स्टेटमेंट्स इन स्विच ब्लॉक फॉल थ्रू। स्टेटमेंट जो होगा वो स्विच ब्लॉक में क्या हो जाएगा, वो फॉल थ्रू हो जाएगा, यानी जो केसेस हैं एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एंड ऑल स्टेटमेंट्स आफ्टर द मैचिंग केस लेबल आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। तो जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं यानी केसेस हैं वो आपके मैचिंग केस लेबल के बाद, अगर हमारा एक 1 से लेकर 10 तक के केसेस बने हैं और फोर्थ वाला केस मैच करता है फर्स्ट टाइम में, तो फोर्थ के बाद अगर ब्रेक कहीं पे भी किसी भी केस के अंदर ब्रेक नहीं यूज किया गया तो फोर्थ के बाद आपका फोर्थ तो मैच होने के बाद एग्जीक्यूट होना है, बट उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड रिगार्डलेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सब्सिक्वेंट केस लेवल, केस लेवल फिर वो मैच नहीं करेगा, केस लेवल से उससे मतलब नहीं है इस यहाँ पे केस, क्योंकि केस की जो टेस्ट ऑफ इक्वलिटी है वो एक बार चेक होता है, एक बार केस का टेस्ट ऑफ इक्वलिटी चेक होने के बाद जो केस मैच करता है कंट्रोल उसी केस के पास जाता है, उसके बाद के बाकी के केसेस की इक्वलिटी को वो चेक नहीं करता है। बाकी के केसेस तभी को हम तभी टर्मिनेट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं जब हम जो आपका मैचिंग केस है उस मैचिंग केस के अंदर ब्रेक यूज करें। इसलिए हम हर केस के अंदर ब्रेक यूज करते हैं कि जैसे ही ये आप पर्टिकुलर केस मैच करें इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और इस एग्जीक्यूट होते ही हमारा कंट्रोल क्या हो, स्विच केस से स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाए। अगर हम लोग ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो बाकी के स्टेटमेंट भी हमारा अननेसेसरीली आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सब्सिक्वेंट केस लेवल, सब्सिक्वेंट जो आगे आने वाले जो केस हैं उनके लेवल को मैच कराए बिना बाकी के भी लेवल के स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर। तब तक करेगा जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता है। तो ये आपका कंडीशन बन जाता है फॉल थ्रू का, जब हम लोग जिस पर्टिकुलर केस में हम एग्जीक्यूट कराना है स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम उस केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करते हैं तो फॉलोइंग रूल्स गवर्न द फॉल थ्रू बिहेवियर ऑफ स्विच स्टेटमेंट। कुछ रूल्स है जो आपके फॉल थ्रू को गवर्न करता है। फर्स्ट क्या है, व्हेन द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन द इक्वल टू केस द स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड अंटिल अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच। तो जब भी वेरिएबल स्विच का जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो किसी केस के इक्वल होता है, देन स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो उस केस में जो स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट होते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड तब तक होगा जब तक कि आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। तो उस केस के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो 1 बाय 1 आपका एग्जीक्यूट होगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि उस केस के अंदर आपका क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। अगर हम नेक्स्ट फिर आपका व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच the switch terminates and flow of control jumps to the next line of following in the switch statement। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है किसी केस के अंदर आपका क्या होता है,
कंट्रोल क्या स्विच टर्मिनेट्स एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कंपाइलर जंप करता है नेक्स्ट लाइन फॉलोइंग टू द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जहां हमारा एंड होता है उसके बाद के जावा प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन अ ब्रेक, इफ नो ब्रेक अपीयर्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल फॉल थ्रू द सब्सिक्वेंट केसेस until a break is reached। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं करें, इफ नो ब्रेक अपीयर्स देन फॉल ऑफ कंट्रोल विल फॉल थ्रू, यानी फॉल थ्रू बन जाता है एंड सब्सिक्वेंट केसेस अंटिल अ ब्रेक इज रीच्ड, और तब तक ये आपका क्या होगा, फॉल थ्रू होगा, यानी एग्जीक्यूट करेगा केसेस को जब तक कि ब्रेक ना मिल जाए। अगर ब्रेक नहीं मिलता है तो पूरे केसेस जो हैं, मैचिंग केस के बाद जितने भी केसेस और हैं सब्सिक्वेंट केसेस सभी को एक्सिक्यूट करने के बाद देन फिर ये आपका स्विच स्टेटमेंट के बाहर कंट्रोल आता है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ फॉल थ्रू, एक पब्लिक क्लास टेस्ट है मेन फंक्शन के अंदर एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है ग्रेड, एंड ग्रेड की वैल्यू क्या है सी। नाउ ये बेसिकली टेस्ट करेगा कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी पे स्टूडेंट को क्या रिमार्क देना है। इस तरीके का प्रोग्राम हमने लास्ट वाले इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया भी था। तो ग्रेड सी में आपका क्या होगा, यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू सी है, अब ग्रेड को पास कर दिया गया एज अ स्विच एक्सप्रेशन। नाउ ग्रेड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिफरेंट केसेस है जो आपके स्विच के, उसके वैल्यू से मैच होगा, कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर होने के बाद जिस पर्टिकुलर केस के साथ वो मैच करता है, यानी उस इक्वल होता है केस के, उस केस के स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे। तो ग्रेड की वैल्यू क्या है सी और केस 1 की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। देन फिर आपका नेक्स्ट केस बी एंड केस सी, दोनों केसेस के साथ एक ही स्टेटमेंट यूज किया गया है, यानी केस बी के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है और केस सी के बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, ना ही ब्रेक तक भी नहीं यूज किया गया। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा ग्रेड की वैल्यू ग्रेड बी से मैच कर जाता, ग्रेड की वैल्यू बी होता, तो उस केस में क्या होता, ग्रेड बी मैच करने के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं था तो वो सीधे फिर ब्रेक भी नहीं लगा है, तो ब्रेक भी नहीं लगा तो उसके सब्सिक्वेंट ग्रेड सी है, ग्रेड सी को भी वो क्या करता है, एक्सिक्यूट करता, और ग्रेड सी में क्या लिखा है, वेल डन, और ग्रेड सी के अंदर आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुआ है। ग्रेड सी वाला जो यानी जो आपका केस सी है उसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट भी लिखा है और साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट भी। तो अगर आपका केस सी मैच करता है तो प्रिंट करेगा वेल डन और ब्रेक। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, केस बी और सी दोनों के लिए जो है एक ही स्टेटमेंट यूज किया गया। इसका मतलब क्या है, जो ये स्टेटमेंट है वेल डन, ये उस दोनों केसेस में वर्क करेगा जब पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो ग्रेड है बी मिले तो भी और ग्रेड सी मिले तो भी, दोनों ही ग्रेड के लिए क्या प्रिंट करना है, वेल डन। इसका मतलब है कि जब हम एक से ज़्यादा केसेस के लिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उन सब केसेस को हम एक सीरियल 1 बाय 1 लिख देंगे और किसी भी पर्टिकुलर केस के साथ हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे। उसमें से सीरियल में जो सबसे लास्ट वाला केस होगा उस केस के बाद हम लोग कोई स्टेटमेंट लिखेंगे और ब्रेक करा देंगे। तब उसका मतलब ये हो जाएगा कि केस बी केस सी दोनों केसेस के लिए हमारा यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर केस बी मैच करता तो भी वेल डन प्रिंट करता, केस सी मैच करता तो भी वेल डन प्रिंट करेगा, एंड देन उसके बाद प्रिंट होगा। तो इस केस में हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, ये आपका उसके बाद यहां पे स्टेटमेंट हो गया और स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक, ये आपका फॉल थ्रू का सिंटैक्स हो सकता है। अब यहां पे इसका मतलब यह है कि केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, इन चारों केसेस के लिए एक ही यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, चाहे केस ए मैच कर जाए, चाहे केस बी कर जाए, चाहे केस सी और चाहे केस डी, इन चारों केसेस के लिए कॉमन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, अगर हमने यहीं बीच में इसको यूज कर लिया होता है स्टेटमेंट को, तो केस ए के मैच करता, ब्रेक हो जाता, बाकी के केसेस नहीं एग्जीक्यूट होते। तो जब आपको ऐसा प्रोग्राम या ऐसी कंडीशन आए कि एक से ज़्यादा केसेस के लिए
कोई एक पर्टिकुलर एक ही स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करना हो, तो उन सब केसेस को 1 बाय 1 लिख दीजिए बिना ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किए। और स्टेटमेंट को 1 बाय 1 लिखने केसेस को लिखने के बाद सबसे लास्ट वाले केस के बाद आप जो है स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद ब्रेक लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी केस ए, केस बी, केस 3, केस 4 ये चारों मैच होने के बाद ये कॉमन स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा और देन आपका ब्रेक होगा। तो ऐसी कंडीशन कभी कभी नीड होती है, ऐसी कभी कभी लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए अभी हम प्रोग्राम देखेंगे। और इन केस अगर आपका फिर इसी प्रोग्राम में अगर केस डी मैच कर रहा है तो ये स्टेटमेंट डिफॉल्ट के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट होगा, वेल डन, बिकॉज ग्रेड की वैल्यू क्या थी, सी। नाउ अब एक प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं फॉल थ्रू के लिए। और ये प्रोग्राम आपके प्रोग्राम में आता भी है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है ये, और वैसे भी पूछा जाता है कि एंटर अ मंथ एंड ईयर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ, यूज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का यूज करके क्या करना है, मंथ और ईयर को एंटर करना है। एंटर मंथ एंड ईयर, मंथ नंबर और ईयर को इनपुट करना है और उस मंथ नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा कितने डेज होंगे उस मंथ में वो प्रिंट कर दें। आपको पता है कि जनवरी यानी फर्स्ट मंथ, देन फिर मार्च, देन फिर आपका मई, ठीक है। इस तरीके के जो मंथ्स हैं इसमें क्या होता है 31 डेज होते हैं। फरवरी के लिए आपका क्या होता है, मंथ नंबर 2 फरवरी है, इसमें 28 या 29 होगा, डिपेंड करेगा लीप ईयर है या कि नहीं है, ठीक है। मंथ नंबर 3 आपका मंथ नंबर 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए, और आपका कितने हैं 30 डेज होता है नहीं अप्रैल में। इस तरीके से आपको पूरा एक पता है कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। अब ये मंथ नंबर इनपुट करना है यूज़र को, और मंथ नंबर के अकॉर्डिंग वो बता दें कि सपोज यूज़र ने इनपुट किया मंथ नंबर 3, तो आपको प्रिंट करके आया 31 डेज। सपोज यूज़र ने इनपुट किया मंथ के नंबर के लिए क्या, मंथ नंबर इज इक्वल टू 4, देन वहाँ पे प्रिंट करके आ जाए 30 डेज। अगर स्टूडेंट ने इनपुट कर दिया यूज़र ने कि मंथ के लिए नंबर 2 यानी मंथ नंबर 2 इनपुट किया, तो उस केस में फिर यह आपको चेक करने को मिले, यहाँ पे फिर चेक करना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि इसीलिए ईयर की वैल्यू भी इनपुट कराया जा रहा है। ईयर की वैल्यू इनपुट कराने का मतलब यही है कि लीप ईयर चेक करने के लिए। फिर लीप ईयर के लिए चेक होगा, लीप ईयर के बाद ये डिसाइड होगा कि अगर मंथ नंबर 2 है तो 28 डेज है या 29 डेज है। इट इज़ डिपेंड ऑन ईयर देन, ठीक है। बाकी के लिए ईयर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम 31 या 30 डेज का होगा बता सकते हैं। तो जनरली हमारा जो मंथ्स है 12 मंथ्स ऑफ द ईयर है उसमें कितने डेज होते हैं, या तो आपका 28 डेज होगा या 29। ये केवल एक ही मंथ है वो फरवरी के लिए यानी मंथ नंबर 2। अब इसके लिए ईयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ईयर के बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि 28 डेज है या 29। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्या होता है, आपके 30 डेज के मंथ होते हैं लाइक अप्रैल, देन फिर आपके 31 डेज के भी मंथ होते हैं लाइक जनवरी, मार्च, देन आगे आपका मई। ठीक, अब यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा आपका फॉल थ्रू। एक प्रोग्राम अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट किया गया इनपुट कराने के लिए, क्योंकि यूजर से क्या एंटर मंथ एंड ईयर, तो वैल्यू एंटर करना है। नाउ क्लास का नाम हमने रख दिया फॉल थ्रू। मेन फंक्शन के अंदर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया SC। नाउ 3 वेरिएबल्स हमने लिया, मंथ, ईयर एंड नंबर ऑफ डे, NOD, ठीक। नाउ सिस्टम प्रिंट करा दिया मैसेज कि एंटर मंथ नंबर 1 फॉर जनवरी, 2 फॉर फरवरी एंड सो ऑन। तो मंथ नंबर आपको एंटर करना है, 1 का मतलब जनवरी से हो गया, 2 अगर एंटर करेंगे तो वो फरवरी माना जाएगा, 3 इस तरीके से, ठीक। नाउ उसके बाद फिर मंथ नंबर जो इनपुट होगा वो क्या होगा, M वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, एंड देन ईयर वाला वेरिएबल जो ईयर हम इनपुट करेंगे वो ईयर जाके Y में स्टोर हो जाएगा। तो सपोज मंथ नंबर आपका इनपुट हुआ 3 और ईयर में इनपुट कर दिया 2000। नाउ यहाँ से स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। स्विच में क्या होगा, मंथ नंबर की वैल्यू एज एक्सप्रेशन पास होगा, तो मंथ की जो वैल्यू है वो कहाँ आ गया, स्विच में। सपोज मंथ नंबर 3 था, अब यहाँ से केसेस को क्या लिखा गया, फॉल थ्रू टाइप में, केस 1, केस 3, केस 5, केस 7, केस 8, केस 10 एंड केस 12। आपको पता है कि मंथ नंबर 1 एंड मंथ नंबर 3, मंथ नंबर 5, 7, 8, 10 और 12
ये सब कितने डेज के होते हैं? ये सब आपके 31 डेज के मंथ होते हैं। ठीक, कितने डेज के होते हैं? 31 डेज के होते हैं। इसका मतलब मंथ नंबर 1 क्या? जनवरी, देन मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, देन अक्टूबर, देन दिसंबर। ये मंथ नंबर्स हैं। ये सब कितने डेज के होते हैं? 31 डेज के होते हैं। तो ये सब केसेस के लिए अब हमें पता है कि इन सभी के लिए मंथ नंबर ऑफ डेज क्या होगा? 1 होगा। तो अलग अलग हर केस के अंदर नंबर ऑफ डेज 1 लिखने के बजाय इन सबको एक साथ केसेस को लिख दिया गया, और इन सभी केसेस में अगर मंथ नंबर 1 से लेकर 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 में से कोई भी मंथ नंबर आपका अगर इनपुट किया गया यूजर से, तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज की वैल्यू क्या है? 1। यानी नंबर ऑफ डेज की वैल्यू कॉमन है इन सभी केसेस के लिए, इन सभी मंथ नंबर्स के लिए। एंड देन उसके बाद फिर आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ से प्रोग्राम। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? फॉल थ्रू प्रोग्राम बन गया है कि 1 से लेकर केस 1, 3, 5, 7, 8, 9, 8, 10 एंड 12, यानी ये 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 एंड 12 क्या है? मंथ नंबर है। इनके लिए जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो 1 होंगे। नेक्स्ट, फिर केस नंबर 4, केस 4, 6, 9 एंड 11 के लिए नंबर ऑफ डेज क्या होगा? 30 होगा। केस आपका 4 क्या? अप्रैल, फिर आपका जून, देन आपका सितंबर, देन फॉर नवंबर। तो इसका मतलब हो गया कि अप्रैल, जून, देन आपका सितंबर, देन नवंबर। ये मंथ नंबर अगर इनपुट किया यूजर ने, तो इन चारों मंथ नंबर के लिए यानी केस नंबर 4, 6, 9 एंड 11 के लिए नंबर ऑफ डेज क्या होगा? कॉमन होगा, और दैट विल बी इक्वल टू 30। एंड देन उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। अब एक अलग है आपका फरवरी, एक ऐसा मंथ है जिसमें सबसे अलग होता है, और इसमें या तो 28 डेज होंगे या तो 29। इट विल डिपेंड ऑन नाउ ईयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे केस नंबर 2 क्या है? ये फरवरी, अगर मंथ नंबर 2 इनपुट किया यूजर ने तो क्या होगा? फरवरी वाला मंथ होगा। तो केस 2 से मैच करेगा। और अब केस 2 से अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डेज को लिखने से पहले हम अब यहाँ पे चेक करेंगे लीप ईयर के लिए। यहाँ पे फिर केस के अंदर, स्विच केस के अंदर इफ का भी यूज किया जा सकता है, और यहाँ पे यूज किया गया। इफ ईयर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, या 100 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाए, या 400 से डिवाइड करने के बाद 0 आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आए, यानी 0 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या 100 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये आपका लॉजिक है कि क्या आपको लीप ईयर कैसे टेस्ट करते हैं। कोई भी ईयर अगर वो 4 से डिविजिबल हो, या 100 से डिविजिबल हो, या 400 से डिविजिबल हो, तो वो आपका लीप ईयर माना जाता है। ठीक, इन सब केसेस के लिए फिर क्या होगा? इक्वल टू 100 एंड नॉट इक्वल, नॉट वाई का जो आपका डिवीजन है वो क्या होना चाहिए? 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ है, ये नॉट वाई लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए। नॉट वाई यानी वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, बट नॉट डिविजिबल बाय 100 होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो है वो आपका अगर 100 से डिवाइड करें तो क्या हो? 0 के इक्वल ना हो। इसका मतलब है कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल हो, और किससे हो? या फिर y या 400 से डिविजिबल हो। ठीक, किससे डिविजिबल हो? 4 से हो या तो 400 से, तो क्या हो जाएगा? आपका लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से डिविजिबल है तो एक बार और हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 100 से डिविजिबल ना हो। उस केस में अगर 4 से डिविजिबल है लेकिन 100 से भी डिविजिबल हो गया तो फिर वो लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का मतलब ये और ये दोनों सही होना चाहिए, और का मतलब क्या होता है? या तो लेफ्ट वाला करेक्ट होना चाहिए या तो राइट वाला, दोनों में से कोई करेक्ट है तो भी एग्जीक्यूट होगा। उस केस में नंबर ऑफ डेज की वैल्यू क्या हो जाएगा? 29। और एल्स अगर ये केस आपका मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है, देन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 28, और यहाँ पे फिर ब्रेक यूज किया गया। ठीक, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप लीप ईयर के लिए जो आपका कंडीशन कैसे चेक होगा? पहले ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है देन फिर चेक करेंगे कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, अगर 4 से है तो, और 4 से है, या फिर अगर 4 से नहीं है तो या तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपका ईयर या तो 4 से डिविजिबल हो या तो 400 से, बट अगर 4 से डिविजिबल है तो फिर से एक बार और चेक कर लेंगे कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तब जाके वो ईयर आपका क्या बनेगा? लीप ईयर। और उस लीप ईयर में फरवरी के लिए जो नंबर ऑफ डेज क्या होगा? 29, और अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी के लिए नंबर ऑफ डेज की वैल्यू क्या होगी? कि 28, और फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिफॉल्ट केस में नंबर ऑफ डेज 0, इसको हम कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते थे सिंपली SOPLN इनवैलिड मंथ नंबर, इनवैलिड मंथ हम प्रिंट करा सकते थे।
ठीक है। सपोज अगर किसी यूज़र ने 1 से लेकर 12 के अलावा 13, 14, 15 इस तरीके का मंथ नंबर इनपुट किया तो वहाँ पे इनवैलिड मंथ लिख के प्रिंट कर दे, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 0 लिखने के बजाय। उसके बाद यहाँ पे जब हमारा स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाहर नंबर ऑफ डेज इन द मंथ आर नंबर ऑफ डेज, तो ये प्रिंट कर दे कि उस मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, वो प्रिंट करके आपको डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अगर सपोज यूज़र ने इनपुट किया होता 3 तो आपका नंबर ऑफ डेज क्या प्रिंट होता है यहाँ पे 31। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉल थ्रू प्रोग्राम। नाउ स्विच केस वर्सेस इफ एल्स। स्विच केस और इफ एल्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्विच केस वर्सेस इफ एल्स, लेट्स सी कि स्विच केस और इफ एल्स में क्या अंतर है, किस कहाँ पे हम इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ स्विच केस यूज करें और कहाँ पे इफ एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, based on the result of expression in the if else statement, the block of statement will be executed if the condition is true, and then if block will be executed, otherwise else block will be executed। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक होता है फॉर रेंज ऑफ वैल्यू के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं, रेंज ऑफ वैल्यू के लिए भी चेक हो सकता है या पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो इफ एल्स के साथ क्या है, यहाँ पे टेस्ट ऑफ इक्वलिटी भी कर सकते हैं एंड टेस्ट फॉर रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारा वो टेस्ट जो है आपका ट्रू होता है, यानी इफ कंडीशन जो ट्रू होता है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे क्या होता है, द स्विच स्टेटमेंट कंटेन्स मल्टीपल केसेस और चॉइसेस एंड द यूजर विल डिसाइड द केस विच टू बी एग्जीक्यूटेड। और यूजर प्रोग्राम जब बनाने लगते हैं तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और ये टेस्ट फॉर इक्वलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। देयरफॉर एक्सप्रेशन, दोनों के एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, इट कंटेन्स अ सिंगल एक्सप्रेशन और मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपली आपका ए इज ग्रेटर देन 5 एंड लगा दिया, फिर एज लेस देन 10, तो ये ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10 के बीच के वैल्यू के लिए एक्सिक्यूट होगा। इन दिस एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यूज और कंडीशन। तो रेंज ऑफ वैल्यू के लिए क्या पे ग्रेटर देन 5 का मतलब 6 और लेस देन 10 का मतलब 9, तो 6, 7, 8, 9 ये रेंज ऑफ वैल्यू यानी 4 डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक होगा। तो यहाँ पे इट चेक्स बोथ इक्वलिटी एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो इक्वलिटी के लिए भी चेक होगा और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिकल एंड भी यूज किया गया, ठीक। तो यहाँ पे केवल हम लोग सिंपली a इज इक्वल टू 5 अगर इस तरीके से चेक करते तो ये क्या हो जाएगा, इक्वलिटी के लिए चेक होगा। बट इन केस ऑफ स्विच इट कंटेन्स ओनली अ सिंगल एक्सप्रेशन, यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं यूज होंगे, ठीक। एंड दिस एक्सप्रेशन इज ईदर अ सिंगल इंटीजर ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंगल इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या आपका कैरेक्टर वैल्यू होना चाहिए। इट चेक्स ओनली इक्वलिटी एक्सप्रेशन, ये क्या करता है, केवल इक्वलिटी के लिए चेक करता है, यानी कि स्विच एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो जिस केस वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है, उसी पर्टिकुलर केस, वही पर्टिकुलर केस आपका एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, इक्वल के लिए ये रेंज ऑफ वैल्यू के लिए चेक करता है। तो रेंज ऑफ वैल्यू आपका अगर है, कंडीशन ट्रू होता है तो फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट। नाउ इवैल्यूएशन कैसे होता है, एंड इफ एल्स स्टेटमेंट कैन इवैल्यूएटेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा सच एज, ये इंटीजर वैल्यू पे भी काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट पे भी, कैरेक्टर पे भी, पॉइंटर पे, बुलियन पे, किसी तरीके के वैल्यू पे वर्क करता है। बट ये क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट कैन इवैल्यूएट ईदर एन इंटीजर और कैरेक्टर। ये यहाँ पे लिमिटेशन है, स्विच का जो वेरिएबल होना चाहिए वो केवल इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे स्विच के अंदर जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, वेरिएबल या एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं, ये बस दो ही तरीके का हो सकता है, इंटीजर और कैरेक्टर। उसी हिसाब से हम केस की वैल्यू को भी कंपैटिबल बनाते हैं इसके वेरिएबल की वैल्यू के, एक्सप्रेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिमिटेशन है कि इंटीजर और कैरेक्टर, तो थोड़ा सा ये लिमिटेशन है यहाँ पे स्विच का ओवर इफ एल्स। नाउ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस कैसे होता है। इफ एल्स, इन दिस केस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट ईदर इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक विल बी एक्सिक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो इफ एल्स में क्या होता है, या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे।
अगर इफ के अंदर जो कंडीशन लिखा गया है, कंडीशनल एक्सप्रेशन है, वो आपका ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. बट इन केस ऑफ स्विच केस, in this case the switch statement one case after another case will be executed until the break keyword is not found or the default statement is executed. तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा एक पर्टिकुलर केस ही एग्जीक्यूट होगा एक बार में, हम एक से ज़्यादा केसेस को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, भले ही वो केस आपका क्या हो, मैच ना करें हमारे स्विच वेरिएबल की वैल्यू से या स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू से. वही केस आपका क्या है, फॉल थ्रू केस बन जाता है. ठीक है, अभी हमने उसके बारे में जस्ट पढ़ा. तो यहाँ पे क्या जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स एग्जीक्यूट होगा. लेकिन आपका ऐसा नहीं कि इफ भी एग्जीक्यूट हो जाए और एल्स भी हो जाए. ठीक, और एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. अगर हम एल्सिफ लगा के, हमने एल्सिफ लैडर पढ़ा है, तो उसमें भी या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या कोई पर्टिकुलर एल्सिफ एग्जीक्यूट होगा, यानी एक से ज़्यादा एल्सिफ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. बट यहाँ पे स्विच के केस में क्या होता है कि एक से ज़्यादा केसेस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं. कब? जब हम लोग ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे, तो ऐसा हो सकता है. बट यहाँ पे एक ही आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या इफ होगा या एल्स इफ कोई पर्टिकुलर होगा, या फिर आपका लास्ट में जाके एल्स होगा. डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन. डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जब केस मैच नहीं कर रहा होता है स्विच केस के केस में, और वहाँ पे जब आपका कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है, तो वहाँ पे कंडीशन ट्रू ना होने के बाद डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन किसके थ्रू होता है, एल्स ब्लॉक के थ्रू होता है. और यहाँ पे डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन के लिए डिफॉल्ट की आपका स्टेटमेंट यूज होता है. सो इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू विद इन द इफ स्टेटमेंट, देन बाय डिफॉल्ट द एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. एंड इन केस ऑफ स्विच, if the expression specified within the switch statement is not matched with any of the cases, then the default statement if defined will be executed. default यहाँ पे optional भी है, ठीक है, और else भी आपका क्या होता है, optional है. else नहीं लगाते तो हमने पढ़ा था simple if statement, तो simple if statement भी यूज होता है. तो अगर default नहीं आपका लिखा गया है या यूज किया गया, तो अगर कोई केस नहीं मैच करता है तब डिफॉल्ट जाके एग्जीक्यूट होता है. Now values, if में क्या होता है, values are based on the condition specified inside the if. The value will be decided either if or else block is to be executed. तो value जो होता है वो क्या होता है, कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है कि क्या वैल्यू हमें मिलेगा. ठीक है, कंडीशन जैसे हमने लगा दिया a is greater or equal to 5, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 से बड़ा, 5 को लेकर 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, रेंज ऑफ वैल्यूज मिल सकता है. इन सभी वैल्यू के लिए हमारा इफ कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, और इफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो सकता है. यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द यूजर. वैल्यू यूजर डिसाइड करता है, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही आपको इनपुट करना है और उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वर्क करेगा. ठीक, एंड बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द यूजर द केस विल बी एग्जीक्यूटेड. जो वैल्यू आपने इनपुट किया है या जो वेरिएबल की एग्जैक्टली आपने वैल्यू लिया हुआ है, वही वैल्यू आपको स्विच एक्सप्रेशन में पास करना होता है. यूज, इट इवेलुएट्स अ कंडीशन टू बी ट्रू और फॉल्स. ये कंडीशन को ट्रू और फॉल्स के लिए इवेलुएट करने के लिए यूज होता है. और इसका यूज कब करते हैं, स्विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द वैल्यू टू द वेरिएबल विथ मल्टीपल केसेस, एंड if the value is matched with the any of the cases, then block of statement associated with this case will be executed. तो जो केस से मैच करेगा वही आपका केस, आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. नाउ एडिटिंग. अब दोनों की एडिटिंग में क्या फर्क है. एडिटिंग इन इफ एल्स स्टेटमेंट इज नॉट इजी. अगर इफ एल्स में आप एडिटिंग कुछ करते हैं तो उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम का काफ़ी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, आउटपुट आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है. बट इन केस ऑफ स्विच, अगर आपने किसी केस को हटा दिया, किसी केस को डिलीट कर दिया, तो उससे कोई बहुत वो पर्टिकुलर केस से एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी के केसेस पे फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब हर एक केस क्या है, अपने आप में इंडिविजुअल है, हर केस अपने आप में सेपरेट है. एक केस के डिलीट होने से दूसरे केस के एग्जीक्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. अगर वो केस मैच करेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं. बट यहाँ पे क्या, अगर एक इफ एल्स स्टेटमेंट को हमने एल्स इफ स्टेटमेंट को अगर डिलीट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम है उस पर काफ़ी चेंजेस करने पड़ सकते हैं.
तो यहाँ पे एडिटिंग ईजी नहीं है। एडिटिंग के बाद फिर हमें पूरा प्रोग्राम को ड्राई रन कराकर उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग आउटपुट चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि आउटपुट हो सकता है बहुत अनएक्सपेक्टेड मिल जाए। स्पीड, अब दोनों की किसकी स्पीड ज़्यादा होती है? इफ़ द चॉइस आर मल्टीपल देन स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज स्लो। बहुत ज़्यादा चॉइसेस है तो इसमें ये स्लो एग्जीक्यूट करता है। एंड द केस कांस्टेंट इन द स्विच स्टेटमेंट क्रिएट्स अ जंप टेबल एट द कंपाइल टाइम। जंप टेबल होता है किस पे डायरेक्ट जंप करना है, एंड दिस जंप टेबल चूज द पाथ ऑफ द execution based on the value of the expression, and if we have a multiple choice then the execution of the switch statement will be much faster than equivalent to logic of else if statement। तो multiple choices हैं, बहुत ज़्यादा choices है उस केस में, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमने फॉल थ्रू केस यूज़ किया। फॉल थ्रू केस में केस 1 से लेकर हमने क्या किया, हम लोग 10 to 15 केसेस के साथ एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या, हम हर जगह हमें टेस्ट, अगर हमने इफ़ यूज़ किया तो एक बार कंडीशन चेक होगा, एल्स इफ में हमें कंडीशन चेक करना ही पड़ेगा तब जाके एग्जीक्यूशन होगा। तो एक से ज़्यादा एल्स इफ के लिए हम जो है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे एक से ज़्यादा केसेस के लिए हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी देयर कैन बी अ कॉमन स्टेटमेंट विच कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर मोर देन 1 केसेस। तो इसलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। नाउ अब आपके सामने एक प्रोग्राम है, आपको आउटपुट बताना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने आंसर लिखा भी है, इसमें देखते हैं कैसे आउटपुट हम निकालते हैं स्विच के स्टेटमेंट में। पब्लिक स्टैटिक एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है y, प्राइस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 6, ठीक। प्राइस वेरिएबल की वैल्यू 6 है और इस प्राइस वेरिएबल को एज अ स्विच एक्सप्रेशन पास किया गया, ठीक। नाउ केस 2, केस फर्स्ट वाले केस की वैल्यू क्या है 2 है, अगर 2 मैच करना है तो ये लिखेगा इट इज़ 2। उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट केस लिख दिया गया, अब डिफ़ॉल्ट पहले लिख दिया गया, ठीक। और डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होगा, इट इज़ डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगा है, डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगा है। केस 5 इट इज़ 5, देन केस 9 इट इज़ 9, ठीक। अब यहाँ पे इसका ये कैसे एग्जीक्यूट होगा और इसका जो रिजल्ट कैसे आएगा। पहली बात, जो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, जो सबसे पहला केस आपका मैच करता है हमारा कंट्रोल डायरेक्ट वहीं पे जंप करता है। लेकिन जो केस मैच हो गया, उस मैच होने वाले केस के बाद अगर उस मैच वाले केस के अंदर ब्रेक नहीं यूज़ किया गया है और उसके बाद सब्सिक्वेंट जितने केसेस हैं उन सभी में ब्रेक नहीं यूज़ किया गया, तो उसके सब्सिक्वेंट बाकी के केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पर्टिकुलर केस वैल्यू हमारा स्विच एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, केस 2 तो मैच नहीं करेगा प्राइस की वैल्यू से। अब केस 2 मैच नहीं करेगा तो बाकी केसेस लिखने के पहले हमने डिफ़ॉल्ट लिख दिया, और डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट पहले लिख दिया गया तो पहले डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, और डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट आपने अगर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट लिख दिया तो सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक हो जाएगा, भले ही फिर आपके जो स्विच वेरिएबल की वैल्यू है वो उससे रिलेटेड कोई केस मैच भले करता हो, लेकिन उस केस तक आपका कंट्रोल जाएगा नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करके और डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर ब्रेक लगाए तो आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ किया गया, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के लिए केस कोई मैच कराने की ज़रूरत नहीं होती, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक। डिफ़ॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होने के बाद प्रिंट करेगा इट इज़ डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इट इज़ डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं यूज़ किया गया, अगर ब्रेक नहीं यूज़ किया गया तो उसके बाद के जो केसेस हैं वो भी आपके क्या होंगे, सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो केस नंबर 5 भी एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा इट इज़ 5, और केस नंबर 9 भी 5 के बाद भी फिर से ब्रेक नहीं लगाया गया केस नंबर 5 में, तो फिर से ये क्या प्रिंट करेगा, केस नंबर 9 और इट इज़ 9, और उसके बाद फिर ब्रेक लगाया जाए या ना लगाया जाए। सबसे लास्ट वाला केस जो हमने लिखा, अगर उसके अंदर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो भी हमारा उसके बाद कोई स्टेटमेंट अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर नहीं है तो हमारा कंट्रोल क्या होगा, स्विच से बाहर आ जाता है। अगर ब्रेक, जरूरी नहीं कि सबसे लास्ट स्टेट में ब्रेक लगाया जाए, इसलिए सबसे लास्ट में डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, और डिफ़ॉल्ट में भी जरूरी नहीं फिर ब्रेक लिखें। तो लास्ट स्टेटमेंट चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो, डिफ़ॉल्ट केस हो या कोई पर्टिकुलर केस हो, उसके बाद ब्रेक लगाएं या ना लगाएं हमारा कंट्रोल उसके बाहर आ जाता है। और डिफ़ॉल्ट अगर हमने पहले लगा रखा है तो डिफ़ॉल्ट के बाद अगर हमने ब्रेक लगा दिया तो वहाँ से ही प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा, बाकी के केसेस आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, भले ही वो स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच करते हो। और डिफ़ॉल्ट अगर सबसे पहले लिखा गया तो उस केस में फिर अगर हम ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तभी जाके हमारा डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी के केस के लिए फिर वो टेस्ट करेगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। तो
तो इसका जो आउटपुट मिलेगा क्या, इट इज़ डिफ़ॉल्ट, इट इज़ 5 एंड इट इज़ 9। सो इस तरीके से हम लोग इस तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके आउटपुट निकाल सकते हैं। इसको ड्राई रन कराया जाता है। ड्राई रन का मतलब बिना प्रोग्राम को कंप्यूटर पे टाइप किए आप अपनी कॉपी में लिखिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसके देखिए कि उसका एग्जीक्यूशन होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। और एग्जीक्यूशन एक एक लाइन करने के बाद आप उसके आउटपुट लिखते जाइए। इसी को बोलते हैं ड्राई रन कराना। और ड्राई रन की आपकी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आज जब आप एग्जाम में रहेंगे तो वहाँ पे आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा प्रोग्राम को टाइप करके रन करके आउटपुट चेक करने के लिए। तो आउटपुट बताने वाले जितने भी प्रोग्राम है या प्रोडिक्शन ऑफ आउटपुट से रिलेटेड जितने प्रोग्राम है वहाँ पे आपको ड्राई रन अगर कराने आता है प्रोग्राम को, या ड्राई रन आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वहाँ पे तब आप आउटपुट बताना आपके लिए ईजी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।